अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है बेटा? कैन यू हियर? ओके, ग्रेट, वेलकम बैक। होपफुली यू हैड अ गुड वीकेंड। टेस्ट अभी तक आपका अपलोड नहीं हो सका, अनफॉर्चुनेटली। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। आई जस्ट हैड आस्क्ड टीए के अभी अपलोड कर देता है सेकंड चैप्टर का सेकंड हाफ, एंड some extended time will be given, so you can attempt it and you can submit it. तो वो टेस्ट जो कि ड्यू था इस वीकेंड पे, अनफॉर्चुनेटली इट वाज नॉट अपलोडेड, बट नेवरदलेस अभी अपलोड हो जाएगा। ठीक है जी। ओके, सो ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप्स हम डिस्कस कर रहे थे, और इसमें हमने इंटरनल रिलेशनशिप्स को डिस्कस कर लिया था। एक्सटर्नल रिलेशनशिप्स के ऊपर आई टोल्ड यू कि एक ऑर्गेनाइजेशन के पास मुख्तलिफ किस्म के रिलेशनशिप्स पाए जाते हैं, जिसके अंदर एक इदारा आउटसोर्सिंग करता है, जिसके अंदर एक इदारा वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे ऑपरेट करता है। आउटसोर्सिंग को हमने सेकंड चैप्टर में डिस्कस किया था, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स को डिस्कस करते हुए। आउटसोर्सिंग मींस दैट एन ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट कैरी some operations by themselves. Rather, what they can do is they can outsource the task to a subcontractor. So outsourcing is very common in so many industries, like in construction industries, जहाँ पे इदारे नॉन कोर एक्टिविटीज को आउटसोर्स कर देते हैं। नॉन कोर एक्टिविटीज कौन कौन सी हो सकती हैं? मोटर व्हीकल, सिक्योरिटी सर्विसेज, आईटी वर्क, सम अकाउंटेंसी वर्क। वो जो हमने केस पढ़ा था, एक जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था रिगार्डिंग दैट टीजे लिमिटेड, उसके अंदर भी आउटसोर्सिंग का पार्ट था। अभी हम उसे डिस्कस करते हैं। आउटसोर्सिंग फर्म क्यों करते हैं? दो तीन वजूहात की बिना पे। आउटसोर्सिंग के पीछे मेन रीजन ये होती है सो दैट अ फर्म कैन अचीव कंपैटिटिव एडवांटेज बाय कंसंट्रेटिंग ऑन इट्स कोर कॉम्पिटेंस। अपनी कोर कॉम्पिटेंस पे कंसंट्रेट करके इदारा कंपैटिटिव एडवांटेज हासिल कर सकता है। Because ultimately, if they are not going to focus on their core competence, they might lose their competitive advantage, and that might be done better by another entity. फिर ये भी हमने डिस्कस किया था कि एक इदारा जो है वो आउटसोर्स इसलिए करता है कि उसके पास इन हाउस स्किल नहीं होता, एंड सम अदर ऑर्गेनाइजेशन कैन ऐड बेटर वैल्यू इन दैट ऑपरेशन। होंडा अगर गाड़ी के टायर खुद बनाएगा तो होंडा के पास एक्सपर्टीज नहीं है गाड़ी के टायर खुद मैन्युफैक्चर करने की। देयर आर सम अदर फर्म्स, यस एग्जैक्टली, क्योंकि दूसरे इदारे जो है वो स्केल इकोनॉमीज पे ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट कटिंग हो जाती है। इसे कहते हैं मेक वर्सेस बाय डिसीजन। बेसिकली कॉस्ट मैनेजमेंट की जबान में हम इसे कहते हैं मेक वर्सेस बाय डिसीजन। मेक वर्सेस बाय डिसीजन का कॉन्सेप्ट शायद आपने पढ़ा हो या सुना हो कॉस्ट के अंदर। कॉस्ट अभी आपने पढ़ी नहीं है ना, अभी आप लोग पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट के अंदर मेक वर्सेस बाय डिसीजन डिस्कस होता है, और जी इंशाल्लाह आप लोग पढ़ेंगे। ये मसला है आपका कैफ 8 है शायद, या कैफ 7 है। हाँ, और ये इसमें आप डिस्कस करेंगे। कैफ 8 है, मेक वर्सेस बाय डिसीजन, दैट वेदर एन एंटिटी शुड go for its own production or they can go for outsourcing। तो ये कॉस्ट वहां पे होता है बेसिकली, दैट इज वेयर द कॉस्ट इज। ठीक है। और फिर आउटसोर्सिंग वर्क में रिक्वायर सम स्पेशलाइज्ड स्किल व्हिच एंटिटी डज नॉट हैव इंटरनली। तो इदारा फिर क्या करता है, उस काम को आउटसोर्स कर देता है ताकि जो स्पेशलाइज्ड फर्म्स हैं वो उस काम को बेहतर तौर पर पूरा कर सके। आउटसोर्सिंग के साथ हमने कुछ प्रॉब्लम भी डिस्कस की थी, जिसमें हमने डिस्कस किया था, आई एम जस्ट गिविंग अ रीकैप व्हाट वी टॉक्ड अबाउट ऑन सैटरडे। एक तो आप अपना कंट्रोल लूज कर जाते हैं आउटसोर्स वर्क के ऊपर, यू माइट लूज योर कंट्रोल। एंड सेकेंडली, इफ समथिंग गोज रॉन्ग, एक्शन परफॉर्मेंस डज नॉट मीट एक्सपेक्टेशन, तो आपका ब्रांड जो है वो अफेक्ट हो सकता है। तो इसमें एक रेपुटेशन रिस्क भी शामिल होता है। आउटसोर्सिंग के अंदर देयर इज अ रेपुटेशन रिस्क इन्वॉल्व, और रेपुटेशन रिस्क जो होता है इट इज एन इम्पॉर्टेंट रिस्क जो एक इदारे की रिप्यूट को अफेक्ट करता है इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव पब्लिसिटी, इन टर्म्स ऑफ कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन जब एक इदारा सब कुछ आउटसोर्स कर दे, लिविंग बिहाइंड अ वेरी फ्यू नंबर ऑफ पीपल that are connected through information technology, no physical offices, no head offices, no operational premises, IT systems और communication networks के थ्रू आप लोगों को कनेक्ट करते हैं। दो एग्जांपल्स यहाँ कोट करता है आपकी बुक में। एक एग्जांपल देता है एक स्मॉल बिजनेस की, फॉर एग्जांपल अ हाउस बिल्डर। एक कॉन्ट्रैक्टर है जो क्या करता है, घर बनाता है। जब उसे कोई नए घर बनाने का प्रोजेक्ट मिलता है, सो व्हाट ही डू इज ही हायर ऑल द लेबर, स्किल्ड अनस्किल्ड। He employ a firm of accountants to deal with invoicing and payments. He does not need an office or full-time employees. His core competence is his personal skill and experience, which he is using to give his firm competitive advantage. Similarly, there is no way, no reason why a larger business cannot operate like a virtual company.
एक बड़ा इदारा भी वर्चुअल कंपनी के तौर पे ऑपरेट कर सकता है। कैसे कर सकता है? फॉर एग्जांपल एक ब्रांडेड फुटवेयर कंपनी है, लाइक ECS है या स्टाइलो है या सर्विस है या बाटा है, they can also operate like a virtual company. For example, they will use their brand name as their major core competence. उनका brand name उनकी core competence है। They will outsource all its value chain and support activities, सब कुछ outsource कर देंगे। Manufacture could be outsourced to producer in developing countries, जो production है वो developing countries में भेज देंगे। Warehousing companies को hire कर लेंगे inventories को hold करने के लिए। Self employed sales के लोग hire कर लेंगे। और ये एग्जांपल्स हैं। हाँ, ये एग्जैक्टली ये सिर्फ आपने पढ़ना है, नॉट कॉम्प्लीमेंट्री, इट्स कॉमेंट्री रादर। तो आपने इसको सिर्फ एक कमेंट्री के तौर पे पढ़ लेना। एग्जाम इस तरह के एग्जाम्पल पेपर में नहीं पूछेगा एग्जामिनर आपसे। क्वेश्चन किस तरह का आएगा पेपर में? आउटसोर्सिंग के ऊपर क्वेश्चन इस तरह का आएगा पेपर में। ये TJ लिमिटेड का क्वेश्चन देखें जो हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम। ओके, ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के 3 पार्ट थे। इसका जो पार्ट C था इस क्वेश्चन का, इनफैक्ट अगर ये क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊं, ये क्वेश्चन आई गेस कौन सी अटेम्प्ट थी इस क्वेश्चन की? विच अटेम्प्ट इट वाज? आई गेस इट वाज स्प्रिंग 18, मेरा ख्याल है इट वाज स्प्रिंग 18। इस क्वेश्चन में इट वाज नो नॉट स्प्रिंग, ऑटोमेटिक लिखते हैं। Let's have a 2 minutes pause, अजान हो रहे तब तक मैं क्वेश्चन निकाल लूं। Yes, it's autumn 17, क्वेश्चन नंबर 4। मैं स्टेटमेंट दिखाता हूँ क्वेश्चन की। ओके, ऑटम 17 में क्वेश्चन नंबर 4 था ये। एग्जैक्टली, यू आर राइट। ये था कि क्वेश्चन पेपर में इसका पार्ट A डिस्कस कर दिया था हमने, ब्रीफली नेम 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। इसका पार्ट B हमने डिस्कस कर लिया था, टीजे को कौन सा स्ट्रक्चर अडॉप्ट करना चाहिए, तो हमने कहा था इसे फंक्शनल स्ट्रक्चर यूज करना चाहिए। CEO is of the view that with the passage of time, some of the business activities would have to be outsourced. In the context, identify business activity CEO may decide to outsource. कौन सी एक्टिविटी जो है वो आउटसोर्स की जा सकती है, और इसके अलावा specify some of the benefits TJL can achieve by outsourcing the recommended activities and also list some of its limitations. और कौन सी एक्टिविटीज आउटसोर्स कर सकते हैं, विच एक्टिविटीज कैन बी आउटसोर्स, नंबर 1 ये बताना है आपने। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आपकी किताब के अंदर गिवन है, इसके ऊपर कमेंट कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज आउटसोर्स कर सकते हैं, लाइक जेनिटोरियल एक्टिविटीज हैं, पेरोल एक्टिविटीज हैं, अकाउंटिंग एक्टिविटीज हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज आप आउटसोर्स कर सकते हैं। वी टॉक्ड अबाउट इट, लाइक हियर इट इज CEO can outsource following activities like accounting, IT, HR, administration। ठीक है, ये वाली आउटसोर्स की जा सकती हैं। पॉसिबल बेनिफिट्स क्या है जो अचीव करेगा? They can shift their focus from non-core to core activities, very simple. Mostly middle and small scale firm can't afford to match the in-house support that larger companies maintain. So outsourcing से companies जो है वो अपनी cost saving कर सकती है,
क्योंकि बड़े इदारे जो हैं वो स्केल इकोनॉमीज पे ऑपरेट कर रहे होते हैं, एज नवीद राइटली सेड कि फर्म कैन अचीव कॉस्ट सेविंग्स। ठीक है, प्रॉब्लम्स क्या है? इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट कि प्रॉब्लम्स ऑफ आउटसोर्सिंग ना यहाँ बेहतर लिखी हुई है। वहां तो हमने सिर्फ 2 प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया है, बट आप यहाँ देखें तो यहाँ पे अगर आप टीजीएल का नाम माइनस कर दें, जस्ट स्क्रैच आउट द नेम ऑफ द टीजीएल, तो यहाँ पे ज्यादा बेहतर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। फॉर एग्जांपल, वेंडर में नॉट बी ड्रिवन बाय द सेम स्टैंडर्ड्स एज ऑर्गेनाइजेशन, टीजीएल माइनस कर दें। परमानेंट एम्प्लॉयज यूजुअली वर्क विद मोर सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी एज कंपेयर टू आउटसोर्स स्टाफ। There is a risk that all information and confidential data will be available to vendor and may be misused. तो ये बेहतर लिमिटेशंस है यहाँ पे। आई सजेस्ट कि आप लिमिटेशंस जो हैं वो यहाँ से प्रिपेयर कर लें, दे आर रिटन इन अ बेटर मैनर। ठीक है, तो लिमिटेशंस ऑफ आउटसोर्सिंग जो है ये यहाँ पे बेहतर लिखी हुई है, तो यू कैन प्रिपेयर इट फ्रॉम हियर। ठीक है, इसी तरह vendor staff may be frequently changed by vendor, which may extend the learning curve, and TGL may never can never get the efficiency of fully maintain them. तो ये वही वाली बात है कि चूंकि आपके पास स्पेशलाइज्ड करियर पाथ नहीं होते अपने एम्प्लॉयज के लिए, तो आप कभी भी किसी काम के लिए स्पेशलाइज्ड लोग हायर नहीं करते, अदरवाइज कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है आपकी। देन देयर इज हाई लेवल ऑफ डिपेंडेंसी ऑन द वेंडर। तो बिजनेस कंटिन्यूटी के अकाउंट पे इफ वेंडर गोज आउट ऑफ बिजनेस, योर बिजनेस विल आल्सो बी अफेक्टेड। अगर आपका, आवाज नहीं आ रही जी मेरी? आवाज आ रही है सबको? अगर आपका वेंडर बिजनेस से बाहर जाता है तो ऑटोमेटिकली आपको बिजनेस से आपके बिजनेस को भी इसके ऊपर इसका इम्पैक्ट आ सकता है। ठीक है, तो आई सजेस्ट कि ये लिमिटेशंस ऑफ आउटसोर्सिंग की यहाँ से देख लें, दैट्स रिटन स्लाइटली बेटर। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन की कुछ एग्जांपल्स यहाँ दी जा रही हैं। A key to successful virtual organization is basically to successfully manage external relationships. ठीक है जी हलीमा, ये हर चैप्टर के हर टॉपिक के अलग अलग हैं। हर चैप्टर के हर टॉपिक के पास पेपर जो है वो अलग अलग किए हुए हैं, और ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल है आपको, आई गेस यू कैन चेक इट। ठीक है, मोहम्मद, आई एम नॉट श्योर आपको बेटा आवाज क्यों नहीं आ रही, क्योंकि मेरे एंड से आई गेस देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, सो एक एग्जांपल है, ये इनफैक्ट जो एग्जाम्पल है ये हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर के हवाले से। इस एग्जाम्पल को भी यहाँ से हम स्किप करते हैं। विल टॉक अबाउट दिस एग्जाम्पल इन द लेटर पार्ट। हम इस एग्जाम्पल को लेटर पार्ट में जाकर डिस्कस करेंगे। चलें, कोई मसला नहीं, नो प्रॉब्लम अहमद, नो इशू एट ऑल बेटा। तो हम इसको आगे जाकर डिस्कस करेंगे इस एग्जाम्पल को, व्हेन विल टॉक अबाउट थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जो आगे हमारा टॉपिक आ रहा है। लास्ट पोर्शन है इस चैप्टर का, एंड दिस पोर्शन टॉक्स अबाउट थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इसमें से इंपॉर्टेंटली 4 क्वेश्चन है इसमें, स्ट्रेट फॉरवर्ड। पहला क्वेश्चन, बेनिफिट ऑफ अडॉप्टिंग अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर। दूसरा क्वेश्चन, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अडॉप्टिंग इनअप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर। तीसरा क्वेश्चन, बर्न एंड स्टॉकर। और चौथा क्वेश्चन, हेनरी मिंड्सबर्ग। स्ट्रेट फॉरवर्ड 4 क्वेश्चंस हैं इस पोर्शन में आपके लिए करने वाले। और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। इनफैक्ट जो ऊपर एग्जांपल दी गई है, ये जो ऊपर एग्जांपल दी गई है ये पेपर का क्वेश्चन ही है। एक्चुअली दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द पास्ट पेपर्स कि एक इदारा जो है उसका अगर स्ट्रक्चर अप्रोप्रिएट नहीं है तो उसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, उसकी शॉर्टकमिंग्स की वजह से, यानी स्ट्रक्चर की शॉर्टकमिंग्स की वजह से इदारे के ऊपर क्या नेगेटिव असरात पैदा होंगे। तो पहला टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ अडॉप्टिंग अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अडॉप्टिंग डेफिशिएंट स्ट्रक्चर। तीसरा, बर्न एंड स्टॉकर, मैकेनिस्टिक एंड ऑर्गेनिक। और चौथा, हेनरी मिंड्सबर्ग, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ़िगरेशंस। ये 4 क्वेश्चंस हैं। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये 4 में से 3 सवाल आ चुके हैं पेपर में। बेनिफिट्स और कॉन्सिक्वेंसेज आ चुके हैं पेपर में, बर्न एंड स्टॉकर भी आ चुका है पेपर में, और हेनरी मिंड्सबर्ग के बिल्डिंग ब्लॉक्स भी आ चुके हैं, और हेनरी मिंड्सबर्ग की ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ़िगरेशंस भी पेपर में टेस्ट हो चुकी हैं। So these questions have appeared in मतलब अभी तक का इस चैप्टर का एक जो तीसरा पोर्शन है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वाला, वो और ये वाला जो 5वां पोर्शन है, ये दोनों पोर्शन वाइडली टेस्टेड है। पहला पोर्शन डिस्कस किया था हमने नेचर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो अभी तक अनटेस्टेड है। स्टेक होल्डर्स पे भी क्वेश्चन बहुत दफा नहीं आया, एक या दो दफा आया है हार्डली। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप्स के ऊपर भी
इंटरनल एक्सटर्नल रिलेशनशिप पे एक दफा सवाल आया है, सेंट्रलाइजेशन पे एक दफा आया है क्वेश्चन, इनफैक्ट 2 दफा आया है। एक वो एपिटाइट चॉकलेट वाला आया था और एक ये जो अभी डिस्कस किया था हमने कल, जो हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन, वो IEM वाला वो क्वेश्चन आया था। और इसी तरह आउटसोर्सिंग पे भी क्वेश्चन एक दफा आया है पास्ट पेपर्स के अंदर। So this is a very frequently tested area. Contingency theory of organizational structure क्या कहती है? There is no one best way of structuring an organization, and the best way in which an organization can be structured depends on the circumstances of organization. कहते हैं इदारे को स्ट्रक्चर करने का कोई बेस्ट वे नहीं होता, और जिस तरह से आप इदारे को स्ट्रक्चर करेंगे ये उसके सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है, प्योरली डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. So an entity should use a structure that is best suited to its size, complexity and strategies. एक इदारे को ऐसा स्ट्रक्चर चूज करना चाहिए जो उसके साइज को, उसकी स्ट्रेटजीज को, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को बेस्ट पॉसिबली सूट करे. स्ट्रक्चर्स में वेरी अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस. स्ट्रक्चर्स वेरी करते हैं, हर इदारे के अपने अपने प्रोसेसेस होते हैं, हर इदारे के अपने अपने प्रेफरेंसेस होते हैं और उसके अकॉर्डिंगली स्ट्रक्चर्स वेरी करते हैं. अडॉप्टिंग अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर, इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, या अडॉप्टिंग इनअप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर, इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं. What can be the benefits of adopting an appropriate structure and what can be the benefits of adopting an inappropriate structure. Appropriate structure को अडॉप्ट करने के फवायद क्या होते हैं और inappropriate structure को अडॉप्ट करने के नुकसानात क्या होते हैं. That is an important debate जिस पे अभी हम बात करते हैं. Let me close the lecture tabs just a moment. ओके ये वाला क्वेश्चन आया था पेपर में, बेनिफिट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अडॉप्टिंग डेफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर. ये वाला क्वेश्चन पेपर में ये अपेयर हुआ था सितंबर 14 में. पहली अटेम्प्ट थी BMBS की, द फर्स्ट अटेम्प्ट वाज BMBS, और उस अटेम्प्ट में ये वाला क्वेश्चन आया था. क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ये था, पहला ही सवाल था पेपर का, और उसमें एग्जामिनर ने पूछा था स्ट्रेट फॉरवर्ड के अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करने के फायदे क्या होंगे या इनअप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करने के ड्रॉबैक्स क्या हो सकते हैं. दिस वाज द क्वेश्चन. अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करने के बेनिफिट्स क्या होते हैं. फॉर एग्जांपल स्टाफ मोरल हाई होगा. जब स्ट्रक्चर अप्रोप्रिएट होगा तो एम्प्लॉइज विल एम्ब्रेस रिपोर्टिंग लाइन एंड लॉजिस्टिक्स इन अ वेरी गुड मैनर, और जब एम्प्लॉइज रिपोर्टिंग लाइन को एम्ब्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली लेवल ऑफ मोरल हाई होगा. एम्प्लॉइज विल अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड देयर ऑब्जेक्टिव इन अ बेटर मैनर. Relationships and processes will be logical and well organized. Again इनके कीवर्ड्स लिख लें, आगे कीवर्ड लिख लेंगे तो उससे ये सारे पॉइंट्स ज़हन में रखना आसान हो जाएगा. पहला कीवर्ड क्या है, स्टाफ मोरल. अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर से स्टाफ मोरल हाई होगा बिकॉज एम्प्लॉइज विल एम्ब्रेस रिपोर्टिंग लाइंस. दूसरा क्या है, अंडरस्टैंडिंग रूल्स. एम्प्लॉइज विल अंडरस्टैंड देयर रोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इन अ गुड वे अगर स्ट्रक्चर अप्रोप्रिएट होगा. तीसरा क्या है, logical relationships. The relationships between the employees and organization will be logical and well organized. Company will be able to add more value, so they will be more efficient. High efficiency होगी, the company will be more efficient. Customers and clients will receive quality products. For example, जब आपके internal operations सारे के सारे smooth हैं, streamlined हैं, तो customers को और clients को quality product मिलेंगे, on time मिलेंगे. ठीक है, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगी, कस्टमर विल बी सेटिस्फाइड, कस्टमर सेटिस्फेक्शन विल बी देयर. डिसीजंस कैन बी मेड क्विकली बाय द राइट पीपल. डिसीजन मेकिंग जो है वो अप्रोप्रिएट होगी बाय द राइट पीपल. Inefficiencies such as redundant layers of management and delays in responding to customer queries are minimized. ठीक है, सो redundancy नहीं करनी पड़ेगी आपको. ठीक है, no need for redundancy. So all of these are the key benefits of adopting an appropriate structure. And similarly, what can be the drawbacks of adopting an inappropriate structure? इन्हीं पॉइंट्स को रिवर्स कर दें, मेजॉरिटी इन्हीं पॉइंट्स को रिवर्स किया. यहाँ पे स्टाफ मोरल हाई है, यहाँ पे स्टाफ फ्रस्ट्रेटेड है, स्टाफ मोरल लो है. यहाँ पे डिसीजन मेकिंग क्विक है, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग डिलेड है. ठीक है, यहाँ पे रोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्लियर है, क्लैरिटी है. यहाँ पे लैक ऑफ क्लैरिटी है रोल्स में, ऑब्जेक्टिव्स में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर.
यहाँ पे ऑपरेशंस एफिशिएंट है, यहाँ पे ऑपरेशंस इनएफिशिएंट है, यहाँ पे कस्टमर सेटिस्फेक्शन एग्जिस्ट करती है, यहाँ पे कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन एग्जिस्ट करती है, कस्टमर एंड क्लाइंट्स में भी लूज आउट। यहाँ पे आपकी रेपुटेशन और ब्रांड इमेज जो है वो अफेक्ट हो रही है, जबकि यहाँ पे आपका जो इदारा है इट इज अपेयरिंग मोर लॉजिकल इन इट्स रिलेशनशिप्स। तो अगर आप एक मॉडल, अगर आप एक फिनोमेना समझ लें, इफ यू कैन जस्ट प्रिपेयर दीज की पॉइंट्स, तो इन्हीं को उलट करके आप कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डेफिशिएंट स्ट्रक्चर पे भी कमेंट कर सकते हैं। सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ कीपिंग इन माइंड वन फ्रेमवर्क। तो यू मे बी एबल टू रेसिप्रोकेट इट, उसे आप रेसिप्रोकेट कर दें, उलट कर दें, तो आप बड़ी कंफर्टेबली दूसरे के ऊपर भी कमेंट कर लेंगे। ठीक है ना, दैट इज हाउ इट वर्क्स। इट इज क्वाइट इजी। ये अच्छी अप्रोच है, थोड़ी सी आसान अप्रोच है। आई रिकमेंड कि आप ये वाली अप्रोच फॉलो करें, but only those may follow this approach who believe that they have ample capability to frame the sentence into their own words. अगर आपको लगता है कि आपके पास ये कैपेबिलिटी है कि आप वर्ड्स को अपने अल्फाज में ढाल सकते हैं, तो फिर आई रिकमेंड कि आप ये वाली प्रैक्टिस कर सकते हैं। अदरवाइज यू मे आल्सो मेमोराइज इट, आप इसे मेमोराइज भी कर सकते हैं। ठीक है, डजंट मैटर। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन सितंबर 14 में आया था। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या थी? दिस क्वेश्चन अपीयर्ड इन ऑटम 14, और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए था। ये 8 नंबर का सवाल था पेपर में, और ये जो ऊपर एग्जांपल दी गई है ना, ये सेम वही एग्जांपल है। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कीवर्ड्स स्किप नहीं होने चाहिए नवीद। देखें, यू कैन एंटायरली एक्सप्लेन इट इन जेनेरिक वे, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट कीवर्ड्स आर नॉट मिस्ड। अगर कीवर्ड्स आप स्किप करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इफ यू आर गोइंग टू मिस द कीवर्ड्स, देन देयर इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम विद लैपटॉप की बैटरी। जस्ट अ मोमेंट। अगर आप कीवर्ड्स को स्किप करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज देयर इज नो हार्म। कोई हार्म नहीं है, कोई इशू नहीं। ठीक। जेनेरिक अहमद बेटा ये होता है कि आप एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी को, फॉर एग्जांपल, स्टाफ कैन बिकम फ्रस्ट्रेटेड थ्रू परसीव्ड ओवरली ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेसेस। अब ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड जुमला लिखा हुआ है, अब ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड जुमला लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको अगर आप जेनेरिकली एक्सप्लेन करना चाहें तो इसको अगर आप ओवरली जेनेरिक कर दें, चलें, लेट मी जस्ट फ्रेम दिस सेंटेंस इन टू मैनर। एक एग्जामिनर सही करेगा, एक में नंबर काटेगा आपके। ठीक है, जिस सेंटेंस में आपके नंबर कटने का, वो सेंटेंस क्या हो सकता है? स्टाफ इज डीमोरलाइज्ड ड्यू टू पुअर स्ट्रक्चर। ये एक ऐसा जुमला है जिसमें से नंबर कटेंगे। एक ऐसा जुमला जिसमें से नंबर नहीं कटेंगे आपके, जिसके नंबर नहीं काटेगा एग्जामिनर, स्टाफ कैन बी, अब कीवर्ड क्या है? फ्रस्ट्रेटेड ड्यू टू कॉम्प्लेक्स एंड रिजिड स्ट्रक्चर। मैंने ब्यूरोक्रेटिक को कॉम्प्लेक्स और रिजिड स्ट्रक्चर से रिप्लेस कर दिया। फ्रस्ट्रेशन का वर्ड मैंने यूज किया। इस जुमले में नंबर नहीं कटेंगे आपके, इस जुमले में शायद आपके नंबर कटेंगे। आ रही ना बात समझ? तो जब आप किसी सेंटेंस को रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो उसको ओवरली जेनेरिक नहीं करना होता आपने। नेवर ट्राई टू मेक अ सेंटेंस ओवरली जेनेरिक, ट्राई टू कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल। जितना उसको सिंपल रखेंगे उतनी आपके लिए सहूलत होगी, जितना उसको ओवरली जेनेरिक करेंगे उतनी दुश्वारी आपके लिए पैदा होगी। ठीक, सो ट्राई नॉट टू सिंप्लीफाई अ सेंटेंस टू मच कि वो बिल्कुल ही अपनी थॉट ही लूज कर दे। बर्न एंड स्टॉकर ने एक थ्योरी प्रेजेंट की थी, जिसमें बर्न एंड स्टॉकर ने कहा था कि अच्छा, बैटरी मेरे लैपटॉप की लो थी एंड यू ऑल फेल्ट कि आपके लैपटॉप की बैटरी लो हो गई है। ओके, सो बर्न एंड स्टॉकर सेड के दो किस्म के इदारे पाए जाते हैं, एक मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर अडॉप्ट करते हैं और एक ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर अडॉप्ट करते हैं। मैकेनिस्टिक का वर्ड निकला है मशीन से, मशीन की तरह काम करना, एंड मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर आर मेजरली ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स। मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर्स जो हैं ये मेजरली ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, एक मिनट दीजिएगा। सॉरी, मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर जो है ये मशीन की तरह ऑपरेट करता है, जिसमें टास्क डेफिनेशन रिजिड होती है, सख्त होती है। देयर इज हाई डिपेंडेंस ऑन वर्टिकल कम्युनिकेशन, हाई डिग्री ऑफ फॉर्मलाइजेशन। इनफैक्ट अगर आप गौर फरमाएं तो यू वुड रियलाइज कि मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर इज अ कंप्लीटली ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर। मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर में सारी ब्यूरोक्रेसी की खूबियां पाई जाती हैं।
रिजिड टास्क डेफिनेशन है, वर्टिकल कम्युनिकेशन है, हाई डिग्री ऑफ फॉर्मलाइजेशन है, अथॉरिटी बेस्ड इन्फ्लुएंस है, ठीक है ना, इन्फ्लुएंस इज बेस्ड प्योरली ऑन अथॉरिटी, सेंट्रलाइजेशन है, कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन है। ये वैसे लफ्ज काट ही दें, ये लफ्ज आपके किसी काम का नहीं है, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड। कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन का वर्ड बेशक काट दें। हाई डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन है, वेरी हाई डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है। इसके बरक्स ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर जो होता है, ऑर्गेनिक का वर्ड निकला है ऑर्गेनिज्म से, वर्किंग लाइक एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म और मशीन में एक जो बुनियादी फर्क ये होता है कि ऑर्गेनिज्म कैन रिएक्ट टू द एनवायरनमेंट। ऑर्गेनिज्म जो है वो एनवायरनमेंट को रिएक्ट कर सकता है, जबकि मशीन जो है वो रिएक्ट नहीं करती एनवायरनमेंट को। ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर जो है इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लेक्सिबल टास्क डेफिनेशन, लेटरल कम्युनिकेशन, लो डिग्री ऑफ फॉर्मलाइजेशन, एक्सपर्टीज बेस्ड इन्फ्लुएंस, इसे कहते हैं एजेलिटेरियनिज्म। दिस इज नोन एज एजेलिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन, इट इज नोन एज एजेलिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर आपका जो इन्फ्लुएंस होता है वो एक्सपर्टीज बेस्ड होता है। देन देयर इज डिसेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, कंट्रोल आपका डिसेंट्रलाइज होता है। सिंपल डिफरेंस, ये वाला भी पॉइंट काट दें, सिंपल डिफरेंशिएशन, कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन। लो डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन, वहां पे हाई डिग्री ऑफ देयर इज कोऑर्डिनेशन। पेपर में ऑर्गेनिक और मैकेनिस्टिक का सवाल आ चुका है, आई गेस मल्टीपल टाइम, एक आध दफा तो आ ही चुका है। ओके, ये बर्न एंड स्टॉकर अभी रिसेंटली आया है। अच्छा, रिसेंटली आया। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए, ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए, ये कौन सा क्वेश्चन था, अभी देखते हैं इसको। वेयर इज दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए, हाँ बिल्कुल आया, 6 नंबर का सवाल था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, 6 मार्क्स का। अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। मोहसिन जावेद इज टेकिंग पार्ट इन अ बिजनेस प्लानिंग कंपटीशन। ही हैज बीन आस्क्ड टू सबमिट, एक मिनट दीजिएगा, ये कौन ठक ठक कर रहा है, वेट अ मिनट, जस्ट अ मोमेंट। कैप में सी फैब का रिवीजन सेशन था, बिल्कुल वो आई कैप ना हर सेशन के एंड पे एक रिवीजन सेशन प्लान करता होता है अपने स्टूडेंट्स के लिए, एंड नॉर्मली बीएम का सेशन वो मैं लिया करता हूँ। इट वाज अ लाइव सेशन, और जी इट वाज फ्रॉम 10 AM टू 3 PM, 5 आवर्स का सेशन था टोटल, इसमें लंच ब्रेक भी थी। ओके, उसकी रिकॉर्डिंग है पड़ी हुई, उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है आई कैप के फेसबुक पेज के ऊपर। ओके, सो ये क्वेश्चन था जी पेपर में मैकेनिस्टिक के ऊपर। Mohsin Javed is taking part in a business planning competition. He has been asked to submit the likely structure of an entity that needs to continually change its business requirement to respond to dynamic market demands. In light of Burn and Stoker, what structure should Mohsin propose? Give 5 features of that structure. हाँ जी, Mohsin कौन सा structure propose करेगा? Mechanistic या organic? Mohsin कौन सा structure propose करेगा? मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर प्रपोज करेगा या ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर प्रपोज करेगा? ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर प्रपोज करेगा। यस, मोहसिन विल प्रपोज एन ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन था, 6 नंबर। इससे आसान सवाल पेपर में नहीं आ सकता। इस दफा का पेपर वैसे काफी आसान था, इट वाज क्वाइट इजी दिस टाइम। दिस टाइम द पेपर वाज क्वाइट इजी। ठीक है, इस दफा जो पेपर था वो कदरे आसान था। मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर और ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर। मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स क्या होते हैं? ये टेबल में भी फीचर्स गिवन है और ऊपर भी फीचर्स गिवन है। आई रिकमेंड कि आप टेबल वाले फीचर्स निकालिएगा। अथॉरिटी इज डेलीगेटेड थ्रू अ हायरार्किकल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। पावर ओवर डिसीजन मेकिंग इज obtained फ्रॉम अ पर्सन's पोजीशन इन द मैनेजमेंट हायरार्की। पावर जो है वो हायरार्की से आती है। ठीक है, इट इज अ ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर। इट इज अ ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर जी। अब जो नई स्कीम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें बीएम को ये सीबी के लेवल पे लेके जा रहे हैं। दे आर गोइंग टू मेक इट कंप्यूटर बेस्ड इन द न्यू स्कीम। वो बीएम को कंप्यूटर बेस्ड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इट इज अ ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर। कम्युनिकेशन इज वर्टिकल अप एंड डाउन द चेन ऑफ कमांड। देयर इज हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन।
नहीं, एएफसी खत्म कर रहे हैं ना एक्चुअली, पीआरसी, कैफ एंड सी फैब, 3 लेवल्स बना रहे हैं। इट्स नॉट गोना कॉल एएफसी एनीमोर, उसे एएफसी नहीं कहेंगे, उसे पीआरसी कहेंगे, उसे कैफ कहेंगे और उसको वो सी फैब कहेंगे, ठीक है। पीआरसी आई एम नॉट श्योर, एक मिनट। जी, एमएसए रहेगा जी, मल्टी सब्जेक्ट असेसमेंट तो रहेगा। पीआरसी आई एम नॉट श्योर, चेक कर दीजिएगा, आएगा आपकी वेबसाइट पे गिवन होगा, चेक कर दीजिएगा। मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर के अंदर अथॉरिटीज डेलीगेटेड थ्रू हायरार्किकल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, पावर जो है वो एक पोजीशन से आती है रादर देन द नॉलेज एंड एक्सपर्टीज ऑफ द पर्सन। इट इज अ ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर, इसमें ब्यूरोक्रेसी पाई जाती है। कम्युनिकेशन जो है वो वर्टिकल होती है, डाउन द चेन ऑफ कमांड होती है। देयर इज हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन, job descriptions are quite precise, and tasks and operations are governed by rules and regulations. So you can very fairly see that all of these features belong to bureaucratic organization. ये सारे के सारे फीचर्स जो हैं ये ब्यूरोक्रेटिक एंटिटी से बिलोंग करते हैं। इसके बरक्स ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है? where there is a network structure of control, नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है कंट्रोल का। Individuals can influence the decision based on their knowledge and skill rather than their hierarchical position. आप अपने नॉलेज और स्किल की बुनियाद पर डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं रादर देन इन्फ्लुएंसिंग द डिसीजन बेस्ड ऑन द हायरार्किकल लेवल्स। कंट्रोल इज कल्चरल नॉट ब्यूरोक्रेटिक, कल्चरल कंट्रोल होता है। आउची की थ्योरी याद करें तो आउची वाला फिनोमेना है। मोर हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन एंड फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है, एक्सपर्टीज आर शेयर्ड एंड पीपल कंट्रीब्यूट टू कॉमन टास्क, मल्टीटास्किंग होती है, इसमें मल्टीटास्किंग होती है, ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन आर लेस प्रिसाइज, communications are advices rather than orders from the top management, communication are advice driven, advices होती हैं, हुक्म नहीं होते टॉप मैनेजमेंट से, आप एडवाइस करते हैं। तो बर्नन स्टॉकर ने कहा था कि कामयाब इदारे वो हैं जो अपनी एनवायरनमेंट के मुताबिक अपना स्ट्रक्चर चूज करते हैं। ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर इज बेस्ट सूटेड टू एन एंटिटी वेयर देयर इज हाई रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंज इज रिक्वायर्ड। ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर ऐसे इदारों को सूट करेगा जहां पे रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंज ज्यादा रिक्वायर्ड है, जहां पे प्रोडक्ट मार्केट्स और एनवायरनमेंट के अंदर चेंज का फिनोमेना जो है वो ज्यादा है। और मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर ऐसे इदारों को सूट करेगा जहां पे एनवायरनमेंट स्टेबल है और जहां पे चेंज है जरूर लेकिन ग्रेजुअल है, आहिस्ता आहिस्ता है। बर्नन स्टॉकर सेट कि अगर एक इदारा अपनी एनवायरनमेंट के मुताबिक राइट स्ट्रक्चर को चूज करेगा तो दैट विल बी मोर सक्सेसफुल। और अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आपकी एनवायरनमेंट जो है वो डायनामिक है लेकिन स्ट्रक्चर आपने चूज किया है ऑर्गेनिक, तो ये परफॉर्मेंस बेहतर होगी एज कंपेयर टू अ मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर इन डायनामिक एनवायरनमेंट। सो बर्नन स्टॉकर के मुताबिक ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर वर्क्स बेटर इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट, it works better in a dynamic environment, and mechanistic structure works in a static environment. मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर जो है वो स्टैटिक एनवायरनमेंट के अंदर काम करता है, ठीक है। इट वर्क्स इन अ स्टैटिक एनवायरनमेंट, ठीक, इट वर्क्स प्रिसाइजली इन अ स्टैटिक एनवायरनमेंट। तो ये बर्नन स्टॉकर की थ्योरी का आउटकम था कि ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर एक डायनामिक एनवायरनमेंट में काम करता है। तो बर्नन स्टॉकर ने कहा था कि वो इदारे जो एक ऐसा स्ट्रक्चर चूज करते हैं दैट इज बेटर सूटेड टू देयर एनवायरनमेंट will always perform better than those entities whose structure is not well suited to their environment. ये अभी हमने ऊपर पढ़ा है ना, अब ये benefits of appropriate structure and consequences of deficient structure, ठीक है ना। वो इदारे जो एक appropriate structure चूज करेंगे उनकी परफॉर्मेंस हमेशा बेहतर होगी ऐसे इदारों से जो एक डेफिशिएंट स्ट्रक्चर चूज करेंगे। ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली आया है, मैकेनिस्टिक और ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोबारा भी आ सकता है, ठीक है। इसके बाद आखिरी टॉपिक है हमारा हेनरी मिंट्सबर्ग का, जिसको आई गेस हम लोग कल पढ़ते हैं। एनी क्वेश्चन सो फार? आज की डिस्कशन का कोई सवाल, आज की डिबेट के लिए कोई क्वेश्चन? सेकंड चैप्टर के सेकंड हाफ का टेस्ट अभी मैंने टीए से कह दिया है, इट विल बी अपलोडेड क्वाइट शॉर्टली, चेक कर दीजिएगा, अटेम्प्ट इट, सबमिट इट,
और उसके बाद आप फिर मुझसे कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। इस चैप्टर का जो पहला हाफ है वो इस वीकेंड पे होगा। इसका पहला हाफ बनता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तक। इसका जो पहला हाफ है वो है फंक्शनल स्ट्रक्चर तक, विच इज पेज नंबर 83। पेज नंबर 83 यहां तक, हेडिंग 2.3 से ऊपर ऊपर पेज नंबर 83 तक, ठीक है। 83 पेज नंबर के ऊपर हेडिंग 2.1.3 से ऊपर ऊपर। सेकंड चैप्टर का सेकंड हाफ जो है वो इकोलॉजिकल। हमारा पहला टेस्ट कहां तक हुआ था? इकोलॉजिकल फैक्टर्स इंक्लूडेड थे या एक्सक्लूडेड थे? हमारा जो सेकंड चैप्टर के पहले हाफ का टेस्ट हुआ था उसमें इकोलॉजिकल फैक्टर इंक्लूडेड थे या एक्सक्लूडेड थे? इंक्लूडेड थे। ओके, देन यू हैव योर सेकंड हाफ फ्रॉम खैर मैंने टीए से कह दिया कि इकोलॉजिकल फैक्टर्स को ऐड कर दें, ठीक है। तो माइट बी के इकोलॉजिकल फैक्टर्स दोबारा ऐड हो जाएं, तो देख लीजिएगा। बिकॉज आई थॉट कि शायद आपका टेस्ट जो है वो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स तक हुआ है, बट एनी हाउ दो तीन इसमें इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स है, वो देख लीजिएगा। तो कंपैरेटिव फैक्टर्स, ठीक है। मेन पोर्शन ये होगा, ये आज हो जाएगा अपलोड, ये आज हो जाएगा अपलोड बेटा, जो आज, ठीक है। ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा? ऑटोमेटिकली क्यों पास होगा? व्हाई व्हाई वुड इट बी पास ऑटोमेटिकली? एंड व्हाई आर यू सो पेसिमिस्ट इन योर अप्रोच? इतने पेसिमिस्ट क्यों हैं आप अपनी अप्रोच में? नहीं नहीं बेटा, पहले दो चैप्टर का टेस्ट इस वीकेंड पे नहीं है, वो नेक्स्ट वीकेंड पे, जब मैंने यहाँ पे नहीं होना अवेलेबल, उस वीकेंड पे पार्ट ए का टेस्ट होगा, ठीक है। ये मुझे नहीं पता कि अब इनका क्या है, कि आपका स्ट्रक्चर होता है, कैसे ट्रांजिशन मैनेज करते हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। और वैसे भी स्कीम 2021 से कमेंस होनी है, तो अभी आपके पास कम से कम साल तो पड़ा है पूरा। तो 2021 इज अ लॉन्ग शॉट, अभी तो दूर है 2021, डोंट वरी, इट्स अ लॉन्ग शॉट, ठीक है। चलें, ग्रेट। सो अभी सेकंड चैप्टर के सेकंड हाफ का टेस्ट आ रहा है आपके पास, इंशाल्लाह आज आ जाएगा। तो वो फिर आप उसे देख लीजिएगा एंड देन वी कैन टॉक अबाउट इट। नहीं जी, कल मिलते हैं इंशाल्लाह में, ठीक है। खुश रहें, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।